नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय का हमने अध्ययन कर लिया है। वो वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 2 का। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान के स्थापत्य, शिल्प, मूर्तिकला, चित्रशैलियाँ। इस वीडियो के जो हम देखिए, ये जो पार्ट है इसके 2 वीडियो बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप दोनों को क्रमानुसार देख सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको कॉपी लेकर उसमें जो जो प्रश्न आपको लगता है वन लाइनर के रूप में उचित, वैसे तो मैं बताती जाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके अनुसार जो भी आपको उपयोगी लगते हैं उसे वन लाइनर में आप लिखते जाइए। तो इससे आपके साथ साथ पाठ के साथ साथ में आपके क्वेश्चन आंसर भी रेडी होते जाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में इनसे संबंधित परीक्षाएँ जो प्रश्न पत्र बनते हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति शिल्प एवं चित्र शैलियाँ। तो मानव सभ्यता के विकास क्रम में जब उसने सृजनात्मकता सोच का विकास हुआ और अपने चारों ओर प्रकृति की विभिन्न कृतियों को देखा तो उसके मन में भी कुछ रचना करने की इच्छा हुई। ऐसे मानव ने मन के भाव छेनी, हथौड़े और अन्य औजारों से मूर्त रूप में प्रकट किए। भवन, महल, मंदिर तथा मूर्ति आदि का निर्माण उसने किया। धीरे धीरे मूर्ति शिल्प विज्ञान व वास्तुशिल्प विज्ञान का विकास हुआ। इससे हमारी संस्कृति समृद्ध हुई। भवन निर्माण एवं शिल्प की उत्कृष्टता के साक्ष्य राजस्थान में मानव की विकास यात्रा के साथ ही देखने को मिलते हैं। कालीबंगा, आहड़, गिलूंड, बेराट, नोह, नगरी आदि राजस्थान में ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जहां आवासों का निर्माण हुआ। स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से राजस्थान के ऐतिहासिक भवन, जिनका निर्माण पूर्व मध्य काल में हुआ, बेजोड़ थे। राजस्थान में विभिन्न स्थलों पर स्थित मध्यकालीन किले, मंदिर, राजप्रासाद, बावड़ियाँ एवं अन्य भवन एक समन्वयात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। राजपूत संस्कृति के अभ्युदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किलों का निर्माण भी तेजी से हुआ। इसी के साथ भक्ति, शक्ति और आध्यात्म की प्रभावना के कारण मंदिरों की स्थापना में गति आई। यहाँ यह जान लेना उपयुक्त होगा कि राजस्थान की भवन निर्माण कला में उपयोगिता एवं समन्वयात्मकता की भावना को केंद्र बिंदु में रखा गया था। साथ ही शिल्प, सौष्ठव, अलंकरण एवं सुरक्षा की भावना का निर्माताओं ने ध्यान रखा। समय और संपन्नता के साथ वास्तुकला में उत्कृष्टता, विशालता एवं सूक्ष्मता के तत्वों का समावेश होने लगा। स्थापत्य का वैविध्य राजस्थान की वास्तुकला की विशेषता है। यहाँ के शासकों ने सदैव ही कला को संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। राजस्थान में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें एवं सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक शेष बचे हैं, वे इस प्रदेश की स्थापत्य की समृद्ध विरासत को कहने में सक्षम हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के गौरवान्वित करने वाले राजस्थान की वास्तुकला एवं मूर्ति शिल्प के साथ चित्रकला को भी जाता है। साथ ही चित्रकला शैलियाँ युगों के मानव श्रम का परिणाम है। वैसे हजारों वर्षों पूर्व राजस्थान के शैलाश्रयों में शैल चित्रों का रेखांकन राजस्थान की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाता है। भारतीय चित्रकला की सर्वोत्कृष्ट दाय अजंता शैली की समृद्ध परंपरा को वहन करने वाली राजस्थानी चित्रकला के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अध्याय में हम राजस्थान की स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, चित्रशैलियों का विवेचन किया जा रहा है ताकि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से आप अवगत हो सके। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे दुर्ग स्थापत्य। दुर्ग स्थापत्य के अनुसार प्राचीन लेखकों ने दुर्ग को राज्य का अनिवार्य अंग माना है। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की परंपरा पूर्व मध्यकाल से देखने को मिलती है। तो देखिए, पूर्व मध्यकाल काल से ही दुर्ग निर्माण की परंपरा शुरू हुई। यहाँ शायद ही कोई जनपद हो जहाँ कोई दुर्ग या गढ़ न हो। इन दुर्गों का अपना इतिहास है। इनके आधिपत्य को लेकर कई लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। कई बार स्थानीय स्तर पर तो यदा कदा विदेशी सत्ता द्वारा भी इन पर अधिकार करने को लेकर दीर्घकाल तक संघर्ष भी चले। युद्ध कला में दक्ष सेना के लिए दुर्ग को जीवन रेखा माना गया है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। एक गणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 250
कितने? 250 से भी अधिक दुर्ग व गढ़ हैं। खास बात यह है कि सभी किले और गढ़ अपने आप में अद्भुत और विलक्षण हैं। दुर्ग निर्माण में राजस्थान की स्थापत्य कला का उत्कर्ष देखा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में किलों की जिन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, यहाँ के किलों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिखा, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, किले के भीतर सिलहरवाना जिसे शस्त्रागार कहते हैं, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी किलों में विद्यमान हैं। राजस्थान में दुर्गों का निर्माण दरअसल विभिन्न रूपों में हुआ। कतिपय दुर्गों के देखिए प्रकार देखिए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो देख लीजिए, धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, ये धानवर दुर्ग कहलाता है। जल दुर्ग, जो चारों ओर जल से घिरा हो, जैसे गागरोन का किला। वन दुर्ग, जो कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हो, जैसे सिवाना का दुर्ग। पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। गिरी दुर्ग, एकांत में किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर जो स्थित दुर्ग होते हैं, वो जैसे मेहरानगढ़ और रणथंभौर। एरन दुर्ग, वह दुर्ग जो खाई, कांटों और पत्थरों के कारण दुर्गम हो, ऐसे दुर्ग एरन दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग। इसके अतिरिक्त भी जैसे पारिक दुर्ग, देखिए पारिद दुर्ग जो होता है, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा बनाया जाता है, वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सैन्य दुर्ग, जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, जैसे चित्तौड़ सहित जो अन्य दुर्ग हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त भी सहाय दुर्ग, जिसके में शूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले राजा के बांधव लोग रहते हैं। इस प्रकार के दुर्ग जैसे हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग और भरतपुर का लोहागढ़, जो मिट्टी से बना हुआ है दुर्ग है, वो प्रमुख आते हैं सहाय दुर्ग की श्रेणी में। तो देखिए, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियां दुर्गों की, ओदुक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। और शुक्र नीति में तो पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों की श्रेणियां बताई है। एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग, धनवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग। तो इस प्रकार से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। उक्त दुर्गों के प्रकार के अतिरिक्त दुर्गों के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें चित्तौड़ का जैसे दुर्ग है तो गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग और एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इस प्रकार से एक दुर्ग ऐसा नहीं है कि किसी एक ही श्रेणी में निर्मित होता है, वो अन्य श्रेणियों में भी आ सकता है। जैसे गागरोन का दुर्ग है तो वो जल दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग जो एरन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो दुर्गों से संबंधित जो स्थापत्य है, कौन सा तालाब है, वहाँ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, कौन से महल है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य कौटिल्य और शुक्र नीति में भी दुर्गों के महत्व वास्तुशिल्प के विषय में संक्षेप में लिखा है। शासकों को ये निर्देश दिया गया है कि वे अधिकाधिक किलों पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। राज्य में किलों का स्थापत्य वास्तुशिल्पियों के मानदंड के अनुसार ही हुआ है। मध्यकाल में यहाँ अनेक किलों का निर्माण हुआ और दुर्ग स्थापत्य कला में एक नया मोड़ आया। किलों का निर्माण करते समय अब इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा कि दुर्ग ऐसी पहाड़ियों पर बनाए जाए जो ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ चौड़ी हो, जहाँ खेती और सिंचाई के भी साधन हो। इसके अतिरिक्त जो ऐसी पहाड़ियों पर प्राचीन दुर्ग बने हुए थे, फिर उन्हें नया रूप भी दिया गया। तो हम देखते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग कौन कौन से हैं। अकबर का किला, देखिए इसमें तथ्य दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कम है तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाइए और इन्हें लिखते जाइए। ये कक्षा 11 की पुस्तक है, तो 11 तक के कक्षा के स्तर के जो छात्र हैं उनको ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। तो उसमें अधिक विस्तार पूर्वक इसमें व्याख्याएं नहीं की गई है, परंतु जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप माइनर इसमें देखना चाहते हैं फैक्ट्स, तो आप उसे किसी गाइड के साथ में पढ़ दिए। अजमेर में स्थित
किला है अकबर का किला। इसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। इस किले को दौलत खाना या मैगजीन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कितनी बार पूछा गया है। मैगजीन दुर्ग कहाँ है? अकबर का किला अजमेर में। हिंदू मुस्लिम पद्धति से निर्मित इस किले का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के प्रति सम्मान समर्पित करते हुए करवाया था। 1576 में महाराजा प्रताप, ये देखिए महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया। तो ये प्रश्न पूछा गया है। जहांगीर मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए 3 वर्ष तक इसी किले में रुका था। इस दौरान ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉमस रो इसी किले में 10 जनवरी 1916 को जहांगीर से मुलाकात की। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार अर्थात मैगजीन बना लिया। किले में आलीशान चित्रकारी तथा जनान कक्षों के दीवारों में पच्चीकारी का कार्य बड़ा कलात्मक ढंग से किया गया है। वर्तमान में यहाँ राजकीय संग्रहालय स्थित है। आमेर दुर्ग, यह दुर्ग अपने स्थापत्य की दृष्टि से अन्य दुर्गों से सर्वथा भिन्न है। सभी दुर्गों में जहां राजप्रासाद प्राचीर के भीतर समतल भूभाग पर बने पाए जाते हैं, वहीं आमेर दुर्ग में राजमहल ऊंचाई पर पर्वतीय ढलान पर इस तरह से बने हुए हैं कि इन्हें ही दुर्ग का स्वरूप दिया गया ऐसा लगता है। इस किले की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। फिर भी कछवाहा शासकों ने शौर्य और मुगल शासकों से राजनीतिक मित्रता के कारण यह दुर्ग बाहरी आक्रमणों से सदैव बचा रहा। आमेर दुर्ग के नीचे मावठा तालाब, दोलाराम का बाग खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि मावठा तालाब कहाँ है? आमेर दुर्ग में। इस किले में बने शीला देवी, जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर महादेव के मंदिरों का ऐतिहासिक काल से ही महत्व रहा है। कुंभलगढ़ वर्तमान राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और इसका शिल्पी मंडन मिश्र था। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। कुंभलगढ़ संभवतः भारत पर ऐसा किला है जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली है। तो देखिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की महान दीवार। दुर्ग रचना की दृष्टि से यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही नहीं बल्कि भारत के सभी दुर्गों में विलक्षण और अनुपम है। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचे भाग पर राणा कुंभा ने अपने निवास हेतु कटारगढ़ नामक अंतः दुर्ग का निर्माण कराया और इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसी कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1940 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ महारानी जयवंताबाई के गर्भ से। और अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि पूछे तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 9 मई 1540। इसी कटारगढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ की मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी माना जाता है। किले के भीतर कुंभश्याम मंदिर, कुंभा महल, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। तो देखिए अगर मैं कोई फैक्ट मिस कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ये कोई विशेष बात नहीं है, मानवीय त्रुटि है, हो जाती है क्योंकि जब फ्लो में पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, तो कई बार फैक्ट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो कृपया अगर आप ऐसा कोई फैक्ट जो मिसमैच हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत करा दीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस प्रकार के कोई गलत तथ्य आपके सामने प्रस्तुत ना करूं। घाघरोन का किला झालावाड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर पूछा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित किला कौन सा है? यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले का निर्माण कार्य डोड़ राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। दुर्गम पथ, चौतरफा विशाल खाई और मजबूत दीवारों के कारण यह दुर्ग अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। यह दुर्ग शौर्य ही नहीं भक्ति तथा त्याग की गाथाओं का भी साक्षी है। संत रामानंद के शिष्य संत पीपा, जिनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची, इसी घाघरोन के शासक थे जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचलदास खींची को
सौंप दिया था। गागरोन के मुस्लिम संत पीर मीठे साहब की दरगाह भी इसमें है और प्रतिवर्ष वहाँ पर उर्स भी लगता है। यह किला अचलदास खींची की वीरता के लिए प्रसिद्ध है, जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्धोपरांत रानियों ने अपनी रक्षार्थ जोहर किया। चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर। राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चित्तौड़ का किला है। यह दुर्ग वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश भर में विख्यात है। 7 प्रवेश द्वारों से निर्मित इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह किला गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व था। 1303 ईस्वी में किले को अलाउद्दीन खिलजी ने 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने अपने अधिकार में ले लिया और 1467-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके यहाँ भयंकर नरसंहार किया। तो देखिए, पहला साका 1303 में, दूसरा 1534-35 में और तीसरा साका 1567-68 में। चित्तौड़गढ़ में इतिहास प्रसिद्ध साकों में 1303 का रानी पद्मिनी का जौहर, 1534 में रानी कर्णावती का जौहर, देखिए ये कर्मावती है, मुख्य है। इस किले में घोरा बादल, जयमल पत्ता और पन्नाधाय के त्याग की अमर गाथाएं जुड़ी हुई है। चित्तौड़गढ़ के भीतर राणा कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ अपने शिल्प और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इस किले के भीतर निर्मित महलों और मंदिरों में रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, जैन कीर्ति स्तंभ जो एक जैन व्यापारी था जीजा शाह के द्वारा निर्मित है, कुंभश्याम मंदिर, संबधीश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, श्रृंगार चौरी दर्शनीय है। तो देखिए, ये कुंभा द्वारा जो निर्मित कीर्ति स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है, ये तो 9 मंजिला है और ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये 7 मंजिला। ये दोनों अलग अलग है, दोनों ही चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो मैंने देखा है कहीं कहीं इनको एक ही बताया गया, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। जयगढ़ दुर्ग मध्ययुगीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक। खास बात इसकी ये है कि इसमें तोप ढालने का विशाल कारखाना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में ऐसा तोप ढालने का विशाल कोई कारखाना रहा हो। इस किले में रखी जयबान तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टाँकों के लिए भी जाना जाता है। जल संग्रहण की खास तकनीक के अंतर्गत जयगढ़ किले के चारों ओर पहाड़ियों पर बनी पक्की नालियों से बरसात का पानी इन टाकों से एकत्र होता रहता है। इस किले का निर्माण एवं विस्तार से विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगें हैं। इस किले में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अपना खजाना छिपाया था। वर्तमान में जयगढ़ किले में मध्यकालीन शस्त्रास्त्रों का विशाल संग्रहालय है। यहाँ के महल भी दर्शनीय हैं। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है और ये मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहारों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। 8वीं सदी में इस किले पर परमार, चौहान, सोलंकियों, तुर्कों और राठौड़ों का समय समय पर आधिपत्य रहा। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। तो देखिए, हम विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित पाठशाला के बारे में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जालोर दुर्ग में स्थित ये पाठशाला, जिसे तोपखाना मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, इसके बारे में बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित है संस्कृत पाठशाला, जो जालोर दुर्ग में है, जहाँ पर तोपखाना मस्जिद बनाई गई है। तो जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए तो उन्होंने यहाँ की जो पाठशालाएँ थी, यहाँ की जो विद्वत जनों द्वारा निर्मित यहाँ की सांस्कृतिक विरासतें थी, उनको नष्ट कर दिया और उनके स्थानों पर ही मंदिरों के स्थानों पर, पाठशालाओं के स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया। और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर पूर्व में प्राचीन समय में हिंदू संस्कृति के अवशेष थे और वर्तमान में वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति पनप रही है।
प्रसिद्ध शासक यहाँ का कान्हड़देव चौहान था 1305 से 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ ये वीरगति को प्राप्त हुआ। जूनागढ़ का किला। बीकानेर स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण राठौड़ शासक राय सिंह ने करवाया। यहाँ पूर्व में स्थित पुराने किले के स्थान पर इस किले का निर्माण करवाने के कारण इसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, राजस्थानी में जूना का अर्थ होता है पुराना, इसलिए यहाँ पर पुराने किले पर ही इसका निर्माण करवाने के कारण इसे जूनागढ़ कहा गया। जूनागढ़ में आंतरिक प्रवेश द्वार सूरजपोल के दोनों तरफ जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है, जो उनके पराक्रम और बलिदान का स्मरण करती है। ये वही है जो अकबर के समय लड़ते हुए चित्तौड़ के तृतीय शाके के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। सूरजपोल पर ही राय सिंह की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल लिए जूनागढ़ किले में बने महल उनकी बनावट मुगल स्थापत्य कला की बरबसी याद दिलाते हैं। किले में कुल 37 बुर्जें हैं, जिनके ऊपर कभी तोपें रखी जाती थी। संभवतः राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा किला है जिसकी दीवारें, महल इत्यादि में शिल्प सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। गंगा निवास जूनागढ़ का ऐसा हॉल है जिसमें पत्थर की बनावट, उस पर उत्कीर्ण कृष्ण रासलीला दर्शनीय है। तो गंगा निवास कहाँ है? जूनागढ़ किले पर स्थित महल है। फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल। देखिए, महत्वपूर्ण है फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, कर्ण महल, लाल निवास, सरदार निवास इस किले के प्रमुख वास्तु हैं। तो इस तरह से पूछा जाता है कि फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, कर्ण महल कहाँ है? तो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले किले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला कहा जाता है। इसका निर्माण 12वीं सदी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज का आभास कराता है। दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा परकोटा बना हुआ है। इसे कमरकोट अथवा पाड़ा कहा जाता है। कमरकोट अथवा पाड़ा कहा जाता है परकोटे को। कहाँ पर? जैसलमेर दुर्ग में। मम्मा पानी पीना। इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि कारीगरों ने बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। 99 बुर्जों वाला यह किला मरुभूमि का महत्वपूर्ण किला है। किले के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के लिए आबू के देलवाड़ा मंदिरों के तुल्य है। किले के महलों में रंगमहल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख हैं। तो देखिए, रंगमहल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास। जैसलमेर का किला इस रूप में भी खासा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का अमूल्य संग्रह है। महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के आक्रमण के दौरान। दूसरा साका फिरोज तुगलक 1351 से 1388 के आक्रमण के दौरान हुआ। 1550 में कंधार के अमीर अली ने यहाँ के भाटिक शासक लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया था, परंतु भाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया। यह अर्ध साका कहलाती है। तो पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय 1296 से 1316। दूसरा साका फिरोज तुगलक आक्रमणकर्ता 1351 से 1388 के दौरान। और तीसरा है 1550 ईस्वी में कंधार के शासक अमीर अली का आक्रमण। उस समय शासक था भाटी शासक लूणकरण। तारागढ़ अजमेर। अजमेर में स्थित तारागढ़ को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चौहान शासक अजय राज ने 1105 से 1133 ईस्वी द्वारा इस किले के बारे में इसका निर्माण करवाया गया था। इस किले के बारे में मान्यता है कि राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले के कुछ भाग बनवाकर अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। तारागढ़ के भीतर 14 विशाल बुर्जें, अनेक जलाशय और मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह भी बनी हुई हैं। और इस दुर्ग का निर्माण 1113 में अजयराज ने जब अजमेर नगर की स्थापना करी उसी समय करवाया था। तारागढ़ बूंदी। बूंदी का दुर्ग तारागढ़, देखिए तारागढ़ अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी में भी है। तो बूंदी का दुर्ग तारागढ़
पर्वत की चोटी पर तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाड़ा शासक बरसिंह द्वारा 14वीं सदी में बनवाए गए इस किले को मालवा के महमूद खिलजी, मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह तथा जयपुर के सवाई जयसिंह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यहाँ के शासक सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के कारण यह किला अप्रत्यक्ष रूप से मुगल अधीनता में चला गया। तारागढ़ के महलों के भीतर सुंदर चित्रकारी भित्ति चित्र हाड़ौती कला के सजीव रूप का प्रतिनिधित्व करती है। किले में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, तो देखिए चित्र महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल, फूल महल प्रसिद्ध महल बने हुए हैं। कहाँ पर? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ कहा जाता है नाहरगढ़ को। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। इस किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासबानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। किसने? सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए। तो देखिए उन 9 महलों के नाम भी देख लीजिए। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश। ये 9 महल हैं जो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा महल सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित नहीं है या नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित महल नहीं है। और इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर के चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जब जोधपुर नगर की बसाया था, तब मेहरान दुर्ग का निर्माण करवाया था। मयूर की आकृति में बने, देखिए मयूर की आकृति में बने इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ 2 मंजिला है। इसमें रखी लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेके तोपें हैं जो गौरवमयी इतिहास की प्रतीक है। इन तोपों के नाम देखिए किलकिला, भवानी, इस प्रकार से इनके नाम हैं। ये बहुत ही भारी और अद्भुत है। इस दुर्ग पर वीर दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति के भी साक्ष्य हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ है। इस किले के स्थापत्यों में मोती महल, फतेह महल, जनाना महल, श्रृंगार चौकी, तख्त विलास, अजीत विलास, उमेद विलास इत्यादि प्रशंसनीय है। तो देखिए जहाँ पर राठौड़ों का राज तिलक होता था वो कहलाता था श्रृंगार चौकी, जबकि श्रृंगार चौरी है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, जो राणा कुंभा ने अपनी पुत्री के विवाह के समय बनवाई थी। इनमें स्थित महलों को नक्काशी, मेहराब, झरोखे और जालियों की बनावट हैरत में डालने वाली है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह किला यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर स्थित है, तथापि समीप जाने पर दिखाई देता है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसकी किलेबंदी काफ़ी सुदृढ़ है। इसीलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला कहा है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने करवाया था। हमीरदेव चौहान के आन बान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया था। हमीर विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो देखिए रणमल और रत्तीपाल नामक इनके जो 2 सेना नायक थे, उनके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी को इस पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिली थी। उसकी रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री जो थी पद्मला, उन्होंने जौहर किया। और देखिए यहाँ पर एकमात्र जल जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। यह जौहर राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। रणथंभौर किले में बने हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, जैन मंदिर तथा त्रिनेत्र गणेश मंदिर उल्लेखनीय है। गणेश मंदिर की विशेष मान्यता है और यहाँ पर भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी पर बहुत भव्य मेला उसका आयोजन भी किया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग
राजस्थान के सिंहद्वार, तो राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है भरतपुर। जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने आंचल में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता और सदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। जाट शासक सूरजमल ने इसे 1733 ईस्वी में बनाया था। लोहागढ़ को यहाँ पूर्व में एक मिट्टी की घड़ी को विकसित करके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित किया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी लोहागढ़ को लोहा मनवाता प्रतीत होता है। इस कलात्मक दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय कर लाए थे। इस किले की अभेद्यता के कारण इसकी दीवारों की चौड़ाई है। किले की बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी है। इस चारों ओर गहरी खाई है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने तो अपनी विशाल सेना तथा तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। किले में बने किशोरी महल, तो देखिए किशोरी महल कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। जवाहर बुर्ज, कोठी खास, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर यहाँ के दर्शनीय स्थल है। तो यदि पूछा जाता है कि दादी माँ का महल कहाँ है, तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत। तो यहाँ तक हमने दुर्ग स्थापत्य देखा। अब हम देखेंगे मंदिर शिल्प। मंदिर शिल्प की दृष्टि से भी राजस्थान अत्यंत समृद्ध रहा है। उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य में इतिहास में उसका विशिष्ट महत्व है। राजस्थान में जो मंदिर मिले हैं उनमें सामान्यतः एक अलंकृत प्रवेश द्वार होता है जिसे तोरण द्वार कहते हैं। तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता है। पहले तोरण द्वार, फिर उपमंडप, उसके पश्चात विशाल आंगन आता है जिसे सभा मंडप कहते हैं। सभा मंडप के आगे मूल मंदिर का प्रवेश द्वार आता है। मूल मंदिर को गर्भगृह कहा जाता है जिसमें मूल नायक की प्रतिमा होती है। गर्भगृह के ऊपर अलंकृत एवं स्वर्ण मंडित शिखर होता है। गर्भगृह के चारों ओर गलियारा होता है जिसे पद प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। 13वीं सदी तक राजपूतों के बल और शौर्य की भावना मंदिर स्थापत्य में भी प्रतिबिंबित होती थी। अब मंदिरों के चारों ओर ऊंची दीवारें और बड़े दरवाजे तथा बुर्ज बनाकर दुर्ग स्थापत्य का आभास करवाया गया। इस प्रकार के मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर, उदयपुर का एकलिंग जी का मंदिर, नीलकंठ कुंभलगढ़ मंदिर प्रमुख है। राजस्थान में 7वीं शताब्दी से पूर्व जो भी मंदिर बने दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य रहा। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जब राजस्थान में अनेक मंदिर बने वह काल था 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का। इस काल में मंदिरों की क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुई। इस काल में विशाल एवं परिपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ वो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहलाई। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। इस प्रकार के मंदिरों में केकिंद, मेड़ता, तो इनके नाम विशेष है, याद रखिएगा कहाँ है। नीलकंठेश्वर मंदिर, केकिंद जो कि मेड़ता में आता है वहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर के अंतर्गत आता है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे और बाद में चौहानों, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस युग में कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली की मूल धारा से अलग है, जिनमें बारडोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। इसी युग का सिरोही जिले में वरमाण का ब्रह्मांड स्वामी मंदिर, तो आप लिखते जाइए, अगर इस तरह से याद नहीं रख सकते तो लिखते जाइए। वन लाइनर में क्वेश्चन बनते हैं। सिरोही जिले में वरमाण का ब्रह्मांड स्वामी मंदिर अपनी भग्नावस्था में बावजूद राजस्थान में सुंदर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर एक अलंकृत मंच पर अवस्थित है। दक्षिण राजस्थान के इन मंदिरों में क्रमबद्धता एवं एक सूत्रता का अभाव दिखाई देता है। इन मंदिरों के शिल्प पर गुजरात का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। इन मंदिरों में विभिन्न शैलीगत तत्वों एवं परस्पर विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। 11वीं से 13वीं सदी के बीच निर्मित होने वाले मंदिर राजस्थान के मंदिरों को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह मंदिर शिल्प के उत्कर्ष का काल था। इस युग में राजस्थान में काफ़ी संख्या में बड़े और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इन मंदिरों में ओसिया का सचियाय माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर प्रमुख है।
इस शैली के द्वार सजावटी होते हैं। खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। गर्भगृह के रथ आगे बढ़े हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर बने हुए हैं। राजस्थान में जैन धर्म के अनुयायियों ने अनेक जैन मंदिर बनवाए जो वास्तुकला की दृष्टि से अभूतपूर्व हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप थे। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। पाली जिले के सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलोई, सिरोही जिले के वरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन। झालावाड़ में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रमुख हैं। एकलिंग जी मंदिर, उदयपुर। मेवाड़ महाराणाओं के इष्टदेव एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में बना हुआ है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। किसी भी साहसिक कार्य के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मेवाड़ के शासक इस मंदिर में आकर आशीर्वाद लेते थे। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुलदेवता माना जाता है, जबकि यहाँ का राजा स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर कहते हैं। एकलिंग जी में शिवरात्रि को प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो देखिए, ये जो तथ्य दिया हुआ है ना, मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित जो विष्णु मंदिर जिसे लोग मीरा मंदिर कहते हैं, तो ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ये एकलिंग मंदिर में नहीं है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है मीरा मंदिर, जहाँ पर मीराबाई पूजा किया करती थी। वैसे तो ये कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, लेकिन मीराबाई उस मूर्ति की पूजा करती थी, इस कारण से मीरा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। एकलिंग जी में शिवरात्रि को प्रतिवर्ष मेला लगता है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के अंतर्गत जो स्थित है। बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर अपनी शिल्पकला के लिए विख्यात है। वीर रस, श्रृंगार, युद्ध, नृत्य, कामशास्त्र इत्यादि की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियां शिल्पकला की दृष्टि से अनूठी है। कामशास्त्र की मूर्तियों के कारण किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू के मंदिरों की मूर्तियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए हैं। शिल्पकला के लिए विख्यात ये मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के बने हुए। तो इनका कालक्रम विशेष ध्यान रखिएगा कि कौन से मंदिर कौन से काल में बने हुए हैं, उसी से इनकी शैली निर्धारित होती है। जैसे गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली, उसके बाद पंचायतन शैली, इस प्रकार से भूमिज शैली, तो अलग अलग शैलियों में ये बने हुए हैं। तो कालक्रमानुसार उनकी शैलियों में भी परिवर्तन हुआ है। केला देवी मंदिर, करौली, तो मूल मंदिर खींची राजपूतों का है, जिसे कालांतर में यादव वंश के शासक भंवर पाल ने संगमरमर से निर्मित करवाया था। इनकी कुलदेवी केला देवी है, जिसका मंदिर करौली से 26 किलोमीटर दूर अवस्थित है। मुख्य मंदिर में केला देवी, जो कि महालक्ष्मी का स्वरूप है, और चामुंडा देवी की प्रतिमाएं स्थापित है। धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित इस मंदिर में लाखों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष आते हैं, इसलिए यहाँ लगने वाले मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। और ये लक्खी मेला लगता है वर्ष में 2 बार। तो देखिए, ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी देवी का जो मेला है वो लक्खी मेला कहलाता है और वर्ष में 2 बार लक्खी मेला लगता है, तो वो केला देवी का मेला है। राजपूत मीणा आदि केला देवी के प्रमुख भक्त माने जाते हैं। यहाँ एक भैरव मंदिर और हनुमान मंदिर, जिसे लांगुरिया मंदिर कहते हैं, वो भी स्थित है। यहाँ लगने वाले मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो देखिए, लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी से। जो केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत होते हैं वो लांगुरिया गीत कहलाते हैं।
गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर के किले में देश भर के विख्यात त्रिनेत्र मंदिर बना हुआ है, जो कि गणेश मंदिर है। सिंदूर लेपन की मात्रा अधिक होने के कारण मूर्ति का वास्तविक स्वरूप जानना कठिन हो गया है, पर इतना निश्चित है कि गणेश जी के मुख की ही पूजा की जाती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध और अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। वैवाहिक इत्यादि मांगलिक अवसरों पर गणेश जी को प्रथम पाती पहुंचाकर, पाती कहते हैं निमंत्रण पत्र को, निमंत्रित करने की सुदीर्घ परंपरा यहाँ पर स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी इसके बाल रूप की पूजा करते हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय वाले युगल रूप अर्थात राधा कृष्ण के रूप में पूजते हैं। गोविंद देव जी की यह मूर्ति सवाई जयसिंह द्वारा वृंदावन से लाकर जयपुर में प्रतिष्ठापित की गई। यह मंदिर जगन्नाथपुरी, ब्रज और ढूंढाड़ क्षेत्र की परंपराओं का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न बनता है कि जगन्नाथपुरी, ब्रज और ढूंढाड़ क्षेत्र की परंपराओं को प्रस्तुत करने वाला मंदिर कौन सा है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर यहाँ आए थे। यह मंदिर अपने उत्कृष्ट शिल्प और सौंदर्य के कारण आमेर का सबसे विख्यात मंदिर है। जगदीश मंदिर उदयपुर। उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनूठा है। इसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। 1651 में इसमें भगवान विष्णु की काले पत्थर से निर्मित 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। मंदिर के चारों कोनों में शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य और देवी के 4 लघु मंदिर और गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल प्रतिमा है। यह विशाल और शिखरबंद मंदिर एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ होने के कारण बड़ा भव्य दिखता है। इस मंदिर के बाहरी भाग में चारों ओर अत्यंत सुंदर शिल्प बना हुआ है। कर्नल टॉड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास आदि ने इस मंदिर के शिल्प की उत्कृष्टता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और ये जो उदयपुर में पिछोला झील के किनारे बना हुआ मंदिर है, गणगौर घाट के पास ही, इस मंदिर के पास से ही गली जाती है, वहाँ पर गणगौर घाट है। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य वहाँ से दिखाई देता है। कभी अवसर मिले तो आप अवश्य जाएगा। वहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप सारे दुनिया से, सारे जगत से विरक्त हो गए हैं। इतना भव्य वहाँ का दृश्य है। तो अगर आपको अवसर मिले तो आप अवश्य जाएगा। बहुत सुंदर जगह है। सूर्य मंदिर झालरापाटन। झालरापाटन के मध्य अवस्थित इस विशाल मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक ही प्रतिमा मुख्य रथिका में है। तो देखिए, सूर्य मंदिर झालरापाटन। गर्भगृह के बाहर शिव की तांडव नृत्यरत प्रतिमा और मातृकाओं की प्रतिमा है। यह मंदिर मूल रूप से 10वीं सदी का है। गर्भगृह की रथिका में त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा है जिसमें विष्णु का भाव मिश्रित है। जैन मंदिर देलवाड़ा। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता और जैन संस्कृति के वैभव और उदारता को प्रकट करने वाले देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही जिले में आबू पर्वत पर स्थित है। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख है। प्रथम मंदिर 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं, उनको समर्पित है। इस मंदिर को विमल वसई नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है, जिनका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लूण वसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों के मंडपों, स्तंभों, छतरियों और वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर इतनी बारीकी और भव्य खुदाई की गई है जो अन्यत्र दुर्लभ है। वस्तुतः यह मंदिर संपूर्ण भारत में कलात्मकता में बेजोड़ मंदिर है। शिव मंदिर बारडोली। चित्तौड़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली के मंदिर के रूप में विख्यात है। इसमें मुख्य मूर्तियाँ शिव और पार्वती और उनके अनुचरों की है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण
हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स टार्ड को दिया जाता है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। पूरे भारत में कुछ वर्षों पूर्व तक यह अकेला मंदिर था। मंदिर के अंदर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। शिव मंदिर भंडदेवरा। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा के शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। मंदिर में उत्कीर्ण मिथुन मुद्रा की आकृतियां इसे खजुराहो के समकक्ष रखती है। इस मंदिर का निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह देवालय पंचायतन शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर रणकपुर। पाली जैन जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और भव्यता के साथ आध्यात्मिकता लिए हुए है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल, देखिए इनका शासनकाल था 1433 से 1468। महाराणा कुंभा के ही शासनकाल में धर्णशाह नामक जैन व्यापारी ने प्रसिद्ध शिल्प विशेषज्ञ देपाक के निर्देशन में करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति लगी हुई है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। यह मंदिर अपनी शिल्पकला के साथ ही आध्यात्म एवं शांति का केंद्र है। रामद्वारा शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले में स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। यहाँ रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण का समाधि स्थल तथा एक विशाल रामद्वारा बना हुआ है। रामचरण के समाधि स्थल पर 12 दरी बनी है, जिस पर कलात्मक 12 स्तंभ और 12 दराजे लगे हुए हैं। रामद्वारा परिसर में संप्रदाय के आचार्यों और शाहपुरा के दिवंगत राजाओं की छतरियां बनी हुई हैं। यहाँ प्रतिवर्ष फूलडोल उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि फाल्गुन मास में आता है। शिला देवी मंदिर आमेर। आमेर में स्थित शिला देवी मंदिर का निर्माण कछवा शासक मानसिंह 1589 से 1614 इन्होंने करवाया था। मानसिंह शिला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीत कर लाए थे। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के केदार को पराजित करके ये मूर्ति वो लेकर आए थे, और यदि शिला देवी की पूजा करने के बाद कोई युद्ध क्षेत्र में जाता तो वो कभी पराजित नहीं होता। इस मंदिर के कपाट चांदी के बने हुए हैं, जिन पर विद्या देवी व नव दुर्गा का चित्रण किया गया है। शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन। झालावाड़ जिले में झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर राजस्थान के तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन 689 ईस्वी का है। इस मंदिर के भग्नावशेषों में केवल गर्भगृह और छत रहित अंतराल ही मिलता है। तो देखिए, सबसे प्राचीन तिथि युक्त जो मंदिर है वो है शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन में, चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ कृष्ण के बाल रूप की उपासना की जाती है। औरंगजेब द्वारा हिंदू मूर्तियों एवं मंदिरों को तुड़वाने पर मथुरा से वैष्णव दाऊजी महाराज के नेतृत्व में वैष्णव भक्त श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहाड़, जो कि आधुनिक नाथद्वारा कहलाता है, वहाँ लाए थे, जहाँ महाराणा राज सिंह ने उन्हें शरण देकर मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। और यहाँ अष्टछाप कवियों के पद गाए जाते हैं, जिसे हवेली संगीत कहा जाता है। यहाँ श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे कृष्ण लीला विषयक पट्ट लगाया जाता है, जिसे पिछवाई कहा जाता है। तो चित्र शैलियों में पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। किससे संबंधित है? कृष्ण की जीवन लीला से संबंधित। सचिया माता मंदिर ओसियां। जोधपुर जिले के ओसिया में सचिया माता का 12वीं सदी का विशाल और भव्य मंदिर स्थित है। इस पंचायतन शैली के मंदिर के कोनों पर विष्णु, सूर्य, शिव आदि के मंदिर बने हुए, जो स्थापत्य शिल्प के उत्कृष्ट नमूने हैं। सचिया माता हिंदुओं और ओसवाल समाज की दोनों की ही पूज्य देवी है। ओसियां के मंदिरों में शैलीगत विविधता देखने को मिलती है। इसमें अलंकरण काफ़ी मात्रा में है। यहाँ के मंदिरों के दरवाजों पर पौराणिक और लोक कथाओं का चित्रण किया गया है। यहाँ मंदिर के परिसर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का एक सुंदर मंदिर है, जो प्रतिहार कालीन है। इस मंदिर के तोरण भव्य और स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण है। सास बहू का मंदिर नागदा। तो देखिए, वैसे तो ये सहस्त्र बाहु का मंदिर है, लेकिन
सास बहू के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर जिले में स्थित नागदा में युगल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर बना हुआ है, जिसमें बड़ा मंदिर सास का मंदिर 10 सहायक देव मंदिरों से घिरा हुआ है, जबकि छोटा मंदिर बहू का मंदिर पंचायतन प्रकार का है। ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। तो देखिए, विष्णु को समर्पित है। सहस्त्रबाहु मंदिर 10वीं सदी के बने हुए जो श्वेत पत्थर के चौकोर चबूतरों पर निर्मित है। देखिए, सास के मंदिर का शिखर ईंटों का तथा शेष मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। इस मंदिर के स्तंभ, उत्कीर्ण शिलापट्ट एवं मूर्तियां सभी उत्कृष्ट शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजप्रसाद और महल स्थापत्य, जो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली हर परीक्षा के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से आभार। जय भारत, जय हिंद।